हेडिंग का नाम है AS10 रिवाइज्ड। इस AS का नाम है, लिखना है प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। इसको हम बोलेंगे PPE शॉर्ट में, लिखना पूरा ही है एग्ज़ाम में, लेकिन हम बोल रहे हैं PPE। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ नॉलेज के लिए, हालांकि चाहे यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। पहले PPE वर्ड नहीं बोला जाता था, पहले बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स, है ना। फिर फिक्स्ड एसेट्स वर्ड्स को रिप्लेस करके अब बोल दिया PPE। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक मेजर रिवीजन हुआ वो ये, पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था जो डील करता था डेप्रीसिएशन में, ठीक है। अब वो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया। जैसे आपको लिस्ट लिखवाई थी अगर याद हो तो 5 के बाद सीधा 7 था, 6 नहीं था। तो 6 वाले को इसके अंदर ही डाल दिया, यानी अब डेप्रीसिएशन की सारी बातें इसी के अंदर कवर हो गई। तो ये एक बड़ा इसीलिए इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो आप इसको मार्क कर लेना इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब एक क्वेश्चन शॉर्ट ही समझ लो है, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये काफ़ी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पेज के बीचों बीच PPE, कि भाई PPE किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, मतलब एक 2 बाइफरकेशन करने। पहले बाइफरकेशन में लिखना है हेल्ड फॉर, अंडरलाइन करके पहली बिंदी, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। दूसरी बिंदी रेंट, तीसरी बिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के ब्रैकेट में लिख लेना वाइडर सेंस, वाइडर सेंस। और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना है एक्सपेक्टेड यूज, एक्सपेक्टेड यूज फॉर मोर देन 12 months, एक्सपेक्टेड यूज फॉर मोर देन 12 months। तो बेसिकली हम किसी भी एसेट को PPE कब कहेंगे, मतलब हम किसी भी एसेट को फिक्स्ड एसेट कब कहेंगे, जब ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही होंगी। 2 बातें क्या हैं? पहली तो है कंडीशन 1 कह सकते हैं कि हमने इसको PPE को किस लिए रख रखा है, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। तो जैसे आप यहाँ पे फर्नीचर देख रहे हो, AC देख रहे हो, तो ये हमने क्यों रख रखा है, ताकि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। दूसरी चीज़, या फिर हमने रेंट के लिए रख रखा हो। मान लो कोई चीज़ हमने जैसे ज़मीन खरीदी, लैंड खरीदी, और लैंड खरीदने का हमारा पर्पज़ है कि हम इसको रेंट पर देंगे। या हमने कोई मशीन खरीदी और मशीन खरीदने का हमारा पर्पज़ है कि हम इसको रेंट पर देंगे। तो अगर कोई चीज़ हम रेंट पर देने के लिए भी खरीद रहे हैं तो रेंट हो गया। और तीसरा हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ का मतलब होता है नॉर्मल ऑफिस के कामकाज के लिए। अब बाहर ऑफिस में टेबल चेयर रखी है जहाँ मैडम बैठी हैं, अब वो टेबल चेयर भी फिक्स्ड एसेट है, हालांकि उसको हम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर रहे, उससे हम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन फिर भी ऑफिस के नॉर्मल काम काज के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम कोई चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी रखते हैं तो वो भी PP ही होगा। मतलब ये पहली कंडीशन है, अभी PP भी फिलहाल नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन भी होनी ज़रूरी है, कंडीशन 2। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी ज़रूरी है PP बनने के लिए, कि भाई आप इसे एक्सपेक्टेड कितने महीनों से ज़्यादा इस्तेमाल करो, 12 महीनों से। तो ये हमने बचपन में पढ़ा था, क्योंकि अगर हमारा पर्पज़ ही 6 महीने बाद बेचने का है, 3 महीने बाद बेचने का है, फिर तो वो करंट एसेट हो जाएगा, फिर वो PPE नहीं बनेगा, है ना। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के ब्रैकेट में लिखा था वाइडर सेंस।
तो वो इसलिए लिखा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। तो आप एरो डाल के लिख सकते हो कि यहाँ पर हम सेलिंग भी इंक्लूड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी, अकाउंटिंग भी, फाइनेंस भी। अब हमें ऑफिस में एक अकाउंटेंट रखना होता है, उसके बैठने के लिए कुर्सी टेबल खरीदें, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है पर इसका मीनिंग वाइडर सेंस में है, यानी कि बिजनेस के किसी भी काम के लिए आप समझ लो अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में कवर हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एक वाइडर सेंस में दे रखा है पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं पीपीई। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसको आप हाईलाइट कर लेना। तो इसमें लिखना है कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई should be recognized as an asset if and only if and only if के बाद डैश डालना है, if and only if डैश डाल के a, it is probable that future economic benefits इन तीन शब्दों को हाईलाइट कर लेना। It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise, will flow to the enterprise। will flow को अंडरलाइन कर लेना। और B, cost of item can be measured रिलायबली, रिलायबली को भी अंडरलाइन कर लें। कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो इस पूरे पॉइंट का, इस पूरे पॉइंट का ये मतलब है कि भाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर्ड का मतलब कब रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम कहते हैं कि भाई एसेट साइड पर पीपीई रिकॉर्ड करना है, जो भी उसकी कॉस्ट है ना। हम ये तो आपने पढ़ ही रखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, लेकिन वो कब करेंगे, मुद्दा ये है कि आप रिकॉर्ड तो कर रहे हो लेकिन कब करोगे, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि इसको रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है। तो इसको रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया ये है, दो बातें हैं, कि इट इज़ प्रोबेबल, मतलब जब आप बिल्कुल पक्का श्योर हो जाओ, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। इसका मतलब है जब आपको ये श्योरिटी हो जाए कि इस पीपीई की वजह से हमें भविष्य में आर्थिक फ़ायदा मिलेगा और वो एंटरप्राइज को मिलेगा, मतलब फ्लो टू द एंटरप्राइज का मतलब है पैसा एंटरप्राइज के पास आएगा। तो जब आप श्योर हो जाओ कि इस पीपीई की वजह से हमें फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा, जैसे ये एसी लगा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, जब हम श्योर हो गए कि इनके रखे होने से हमें फ़ायदा होगा भविष्य में, तब हम इन्हें एसेट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो हमें लगता है ये खरीद तो लिया, इससे फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब हम इसको एसेट की तरह नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तब हम इसको शायद खर्चा मान लें, एक्सपेंस मान लें। तो पीपीई की तरह कब रिकॉर्ड होगा, जब हमें ये श्योर हो जाए कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये सब्जेक्टिव मैटर है, कि कॉस्ट ऑफ द आइटम
कैन बी मेजर्ड रिलायबली। भाई ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड तो कॉस्ट ही करोगे, और कॉस्ट कब रिकॉर्ड करोगे, जब उसको रिलायबली मेजर किया जा सके। जैसे फर्नीचर है तो आपको बिल में देख के पता लग जाएगा कितने का खरीदा। लेकिन अगर मान लो आपको बिल भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, मैं भी ना बताऊं, तो जब आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे, अगर इसकी वैल्यू कांट फाइंड, तो फिर आप लिखोगे कैसे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट सब्जेक्टिव पॉइंट है कि भाई कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जब आप कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पाओगे तब फिर रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो खैर इसमें सिंपल पॉइंट है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो समझ आ गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि हमें रिकॉर्ड कब करना है। तो जब हमें श्योर हो जाए कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, दिस AS इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल को अंडरलाइन कर लेना। दिस AS इज नॉट एप्लीकेबल, ये AS एप्लीकेबल नहीं है। किन पर एप्लीकेबल नहीं है, डैश डाल के लिखना, बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी लिख लेना फिर बताऊंगा। बायोलॉजिकल एसेट्स पर अवेलेबल नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से हो गए? नहीं नहीं, बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं जो, जिनको आप कह सकते हो जीव जंतु, जिनमें कुछ लिविंग, मतलब लोग कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं। अब इंसान तो चलो लिविंग थिंग है ही है, जानवर, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी कहते हैं ना प्लांट्स, ये भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो प्लांट्स को भी मानते हैं बहुत से लोग लिविंग थिंग है, जानवरों को मानते हैं लिविंग थिंग है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब ये जीव जंतु, ठीक है, पौधे। अब इसमें लेकिन एक बड़ा ही क्लासिकल पॉइंट है, तो 2 एरो बनाते हैं इसके नीचे। इसमें 2 टर्म्स होती हैं, एक होते हैं लिविंग एनिमल्स। अब भाई मान लो किसी का काम है डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो उसके पास फिक्स्ड एसेट फर्नीचर थोड़ी ना मिलेगा, उसके पास तो भैंस, गायें, ये सब मिलेंगे बहुत सारे लिविंग एनिमल्स। तो लिविंग एनिमल्स जो हैं इन्हें AS 10 के अंदर कवर नहीं करा गया है, क्रॉस। तो ये बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं इन पर AS 10 एप्लीकेबल नहीं है। इन पर या तो कुछ गाइडेंस नोट्स हैं, और हालांकि इन पर AS अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनाया जा रहा है। और दूसरे हैं बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स पर आप बादल बना लेना। बियरर प्लांट्स ये एक्सेप्शनल्स हैं, स्टार, ये एक्सेप्शनल्स हैं। अब कहने को तो ये भी पौधे ही हैं, प्लांट्स हैं, बियरर प्लांट्स, लेकिन इन पर AS 10 एप्लीकेबल है, तो ये एक्सेप्शन हो गए। तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। जनरल वे में अगर बोला जाए तो बायोलॉजिकल एसेट्स पर AS 10 एप्लीकेबल नहीं है, उसमें कौन हो गए? पौधे, जीव जंतु। लेकिन बियरर प्लांट्स पर AS 10 एप्लीकेबल है, तो बियरर प्लांट से एक एक्सेप्शन हो गया। अब बियरर प्लांट क्या होता है? आपके मन में यही आएगा सबसे पहला सवाल कि बियरर प्लांट ये क्या है सर? तो इसके बारे में हम इसके नीचे लिख लेते हैं कि बियरर प्लांट किसे कहते हैं। तो बियरर प्लांट के नीचे हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 बाइफर्केशन बना लेना। इसके बारे में 3 बातें हैं, उन्हें मिलाकर बियरर प्लांट की परिभाषा मिला के बन जाएगी। पहला है यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दूसरा है एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 months। और तीसरा है हैज़ रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड
as agricultural produce, has remote chance of being sold as agricultural produce। तो ये तीन बातें जब मिल जाती हैं, मतलब एक परिभाषा बन जाती है जिसको हम कहते हैं बियरर प्लांट्स, है ना। तो फिर भी दिमाग में आता है कि मतलब क्या, अंग्रेज़ी तो लिख ली लेकिन फिर भी दिमाग में आता है कि भाई फिर भी क्या। तो देखो इसको समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम बियरर प्लांट्स के। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे होता है आपका लीची ट्रीज, लीची का पेड़, ग्रेप वाइन्स ब्रैकेट में ट्रीज एटसेट्रा। और ये सब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। लेकिन आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं। मुद्दे की बात को समझते हैं कि बियरर प्लांट कौन सा होता है। तो देखो बियरर प्लांट किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना। जैसे बियरर प्लांट है, मान लो एक लीची का पेड़ बना दो ऐसे, अब मुझे नहीं पता कैसा होता है वो, तो वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीची का पेड़ है। अब ये जो लीची का पेड़ है बेसिकली इसमें तो लीची लगी होंगी खूब सारी, है ना। अब आपको परिभाषा को ध्यान से देखना है कि इसको बियरर प्लांट क्यों कह रहे हैं। पहला पॉइंट है यूज्ड इन प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि लीची का पेड़ जो है उसे खुद नहीं बेचा जाता। आप ये तो नहीं कहते दुकान पे जाके भैया लीची का पेड़ दे दो, लेकिन लीची का पेड़ 5 साल 10 साल चलता है और वो हर साल हर सीज़न में लीचियाँ मतलब उस पर लगती हैं और लोग लीची बेचते हैं। तो इस पेड़ पर ये प्रोडक्ट बन रहा है जिसे बेचा जा रहा है। अब आप सेम मॉडल को एक नॉर्मल बिजनेस में अप्लाई करो कि नॉर्मल बिजनेस में मशीन होती है, तो क्या पर्पस मशीन बेचने का होता है? नहीं, मशीन तो 5 साल तक रहती है, लेकिन वो मशीन डब्बे बनाती है जिसको हम बेचते हैं। तो आप लीची के पेड़ को उससे रिप्लेस कर दो कि लीची का पेड़ 5 साल रहेगा, लेकिन हम लीची का पेड़ नहीं बेचेंगे, हम तो लीची के पेड़ से लीचियाँ बनेंगी हर महीने, मतलब हर सीज़न में, और उसे बेचेंगे। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। तो लीची का पेड़ जो है वो किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है? लीची के। एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 महीने, ऑब्वियसली। अब ये पेड़ आपका कितने वर्षों तक चलेगा? कई वर्षों तक चलेगा। और लास्ट पॉइंट, हैज़ रिमोट चांस। रिमोट चांस का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। हैज़ रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप इस पूरे पेड़ को बेचोगे। क्या आप पेड़ बेचोगे? क्या आप इस पूरे पेड़ को बेच सकते हो? नहीं। मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत कम, ना के बराबर। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस होगा कि कोई इंसान बोले कि मैं ये पूरा पेड़ बेच रहा हूँ किसी को। चांस तो कम है ना। तो ये थर्ड पॉइंट में कवर हो रहा है कि व्हेन इट हैज़ अ वेरी वेरी रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड, मतलब ये चीज़ खुद बिके एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो लीची के पेड़ को हम बियरर प्लांट कहेंगे। तो आप लीची के पेड़ को एक मशीन की तरह देखो, जैसे मशीन हेल्प करती है हमें अगले 5 साल तक प्रोडक्ट्स बना बना कर देती है ताकि हम बेचें, उसी प्रकार ये लीची का पेड़ हेल्प करेगा हमें, हर साल लीचियाँ बना बना कर देगा और हम बेचेंगे। इसी तरह ग्रेप वाइन ट्रीज, मतलब और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो समझ आया ना। तो इनको बोलते हैं हम बियरर प्लांट्स। तो देखो लॉजिकल है, इन पर एस्टेन लगना चाहिए भाई, जैसे मशीन होती है वैसे ये लीची का पेड़ है, तो ये बियरर प्लांट्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मज़ेदार ICAI ने अपना गाइडेंस दे रखा है, तो वो स्टार डाल के लिखते हैं नीचे। वो क्या गाइडेंस है? उसमें आप मतलब ऐसे बना लो, एक पेड़ बना लो पेज के बीच में, ठीक है। 4 बातें बना लो, फिर बाद में एग्जाम में याद रहेंगी। तो इसमें 4 बातें हैं। ये ICAI ने क्लैरिफिकेशन इशू कर रखा है, तो वो ही समझा रहा हूँ।
कि मान लो आपको एक पेड़ नज़र आया या पौधा नज़र आया, कुछ भी नज़र आया, आपको नहीं पता ये सेब का पेड़ है, लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो अब इसमें पहली बात लिखी है, मान लेते हैं कि ये अगर है एप्पल ट्री, आपको किसी ने बताया अरे ये सेब का पेड़ है, तो आप इसको बताओ क्या आप इसको बियरर प्लांट मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे, है ना। क्यों मानोगे? क्योंकि अब ये ऊपर वाली डेफिनेशन में फिट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एप्पल का ट्री है तो ऑब्वियसली अब आप एप्पल के ट्री को तो बेचोगे नहीं कि भैया ये लोग पेड़ बेच दो। आप एप्पल का ट्री 5 साल 10 साल चलेगा और उससे एप्पल बनेंगे और आप एप्पल बेचोगे। तो अगर हमें कोई ये बता दे कि ये एप्पल ट्री है तो फिर हम कहेंगे कि जी हाँ ये बियरर प्लांट है। तो अगर किसी ने हमें बताया कि ये एप्पल ट्री है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बियरर प्लांट है। अच्छा, लेकिन सेकंड पॉइंट, किसी ने हमें बताया, लिखो ट्री ग्रोन एज लंबर। किसी ने हमें बताया कि भाई ये तो हम सिर्फ पेड़ जो है लंबर की तरह उगा रहे हैं। लंबर मतलब होता है कि बात इसको पेड़ को ही बेच देंगे, लकड़ी। लंबर मतलब होता है, मतलब लकड़ी तो नहीं बोलना चाहिए, लकड़ियों का, हाँ लॉग, वुड लॉग, हाँ तो लकड़ी ही समझ लो, चलो ज़्यादा टेक्निकल क्या जाए, लकड़ी समझ लो कि हम ये पेड़ क्यों उगा रहे हैं, ताकि इस पेड़ को हम बेच देंगे लकड़ी की तरह, ताकि किसी को फर्नीचर बनाना होगा तो ये पेड़ कट जाते हैं और लकड़ी की तरह यूज़ हो जाते हैं। अब किसी ने हमें ये बताया, तो अब हम इसको बियरर प्लांट मानेंगे? अब नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उगाया ही गया है खुद बिकने के लिए। देख रहे हो डिफरेंस? मतलब जब ये एप्पल या लीची का पेड़ था तब पर्पस इस पेड़ को बेचने का नहीं था, तब तो पर्पस था कि ये फ्रूट्स बनाएगा और हम वो फ्रूट्स बेचेंगे। लेकिन जैसे ही किसी ने हमें बताया कि ये ट्री तो हम लंबर की तरह उगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पर्पस अब इसी को बेचने का है, क्योंकि ये लकड़ी का मतलब ढांचा है हमारे लिए ये लकड़ी है, तो हम इसको बेचने के लिए ही उगा रहे हैं। तो अब हम इसको बियरर प्लांट नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर किसी ने डाउट पूछ लिया तो आईसीआई ने तीसरा क्लैरिफिकेशन भी लिखा कि भाई ट्री ग्रोन एज फ्रूट एंड लंबर बोथ। अब इसके मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं पता, उसके लिए मतलब थोड़ा ज्ञान छोटा रह गया मेरा भी, कि मान लो कोई ऐसा पौधा है जिसको खुद एक फ्रूट की तरह भी खा सकते हो आप, और उसको लंबर की तरह भी मतलब इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप खाते हो पहले और उसकी लकड़ी को फिर लंबर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लेट से ऐसा कोई पौधा है, पेड़ है, कुछ भी है, पेड़ तो नहीं खाओगे, क्या पौधा है, कि ट्री ग्रोन एज फ्रूट, मतलब आप उसको फ्रूट की तरह भी उगा रहे हो, या तो फ्रूट की तरह बेच दोगे, अगर फ्रूट नहीं लगे उसमें तो लंबर की तरह बेच दोगे। तो अब इसको क्या बियरर प्लांट मानेंगे? बताइए, ये है मुद्दा। और रीज़न, ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बल्कि नहीं हो रही है, क्योंकि आप इस पेड़ को क्यों उगा रहे हो? बेचने के लिए। या तो फ्रूट की तरह बेच दोगे, कहोगे ये खा लो भाई, पौधा खा लो, है ना, तो या तो आप पौधे की तरह मतलब फ्रूट की तरह बेच रहे हो। अगर फ्रूट की तरह नहीं है तो लंबर की तरह बेच रहे हो, तो मतलब इसमें भी पर्पस आपको पेड़ उगाने का, बेचने का है। तो ये भी बियरर प्लांट नहीं है, ये भी बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि ये तो उगा किस लिए रहो? बेचने के लिए। ये बियरर प्लांट नहीं है। समझ रहे हो ना डिफरेंट? एप्पल ट्री जो है वो नहीं बेचोगे, एप्पल ट्री तो आप लगा के रखोगे क्योंकि उस पर हर सीज़न एप्पल लगेंगे और एप्पल बेचोगे, ट्री नहीं बेचोगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप बेचने के लिए उगा रहे हो। और चौथा क्लैरिफिकेशन भी आईसीआई ने दे रखा है, वो सिंपल है कि क्रॉप्स लाइक, मान लो किसी ने बताया कि ये जो क्रॉप्स आप देख रहे हो ये तो गेहूँ है या मक्का है, मेज़ एटसेट्रा, तो क्या आप इन्हें बियरर प्लांट मानोगे? बताओ। और रीज़न?
ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिल्कुल सही। इनको तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते क्योंकि ये तो बेचने के लिए उगा रहे हैं, गेहूँ तो वैसे ही बिकेगा, मक्का तो वैसे ही बिकेगा, तो ये तो वैसे ही बियरर प्लांट नहीं। तो क्लियर हो गया ना। तो अगर इसको मतलब मैं और कॉन्क्लूडरी वे में ख़त्म करूं तो अगर ये एप्पल ट्री है तो इस पर तो AS10 लगेगा, लेकिन अगर ये बियरर प्लांट नहीं है इन 3 केसेस के अंदर तो इसमें AS10 नहीं लगेगा। तो ये है पॉइंट। तो हमें बियरर प्लांट के बारे में ICAI ने काफ़ी बढ़िया बातें बता रखी है कि भाई बच्चा सतर्क रहे, बियरर प्लांट अगर है तो ही AS10 लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आप मन में मशीन की तरह सोचना कि ये पौधा, ये पेड़ अगर मशीन वाला रोल प्ले कर रहा है तो ये AS10 लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो हम देखो कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि AS10 किन पर नहीं लगता, तो बायोलॉजिकल एसिड्स पर नहीं लगता और दूसरे पर भी नहीं लगता। तो एक सेकेंड एरो और लिख लेते हैं, वो भी पूरी हेडिंग के साथ ही लिख लेते हैं कि AS10 इज़ नॉट एप्लीकेबल, AS10 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन वेस्टिंग एसिड्स। वेस्टिंग एसिड्स पर भी AS10 नहीं लगता। वेस्टिंग एसिड्स कौन से होते हैं, आपको CA फाउंडेशन में बताया था। इनको वेस्टिंग एसिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे 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 वेस्ट होते रहते हैं। वेस्ट मतलब ख़त्म होते रहते हैं। इनके एक दो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप लिख लो कोल माइंस या आयरन ओर्स एटसेट्रा। तो ये जो इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्स आप कह सकते हो काइंड ऑफ, इनको वेस्टिंग एसिड्स कहा जाता है। याद है इनके लिए टर्म यूज़ होता था डिप्लीशन। तो ये जो होते हैं वेस्टिंग एसिड्स, इन पर भी AS10 हम नहीं लगाते, इन पर दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरी गाइडलाइंस लगती हैं। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। तो AS10 जो है वो बायोलॉजिकल एसिड्स पर अप्लाई नहीं होगा और ना ही वो वेस्टिंग एसिड्स पर अप्लाई होगा। लेकिन बस एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसा प्लांट आपको नज़र आया जो बिल्कुल मशीन की तरह है, लीची का पेड़, एप्पल का पेड़, वो AS10 के दायरे में आ जाएगा, है ना, क्योंकि लॉजिकल बात है। तो ये मतलब इस पॉइंट का क्रक्स बन गया, पॉइंट नंबर 3 का। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है एन आइटम of PPE, an item of PPE that qualifies for recognition as an asset, comma, shall always be recognized at its क्या। तो पहले पूरी अंग्रेजी पढ़ते हैं। कॉस्ट, बिल्कुल सही है ना। तो सिंपल भाषा है। तो अगर कोई PPE का आइटम रिकॉर्ड होने के लिए क्वालिफाई हो गया, मतलब उसमें सारी बातें सेटिस्फाई हो गई कि हम 5 साल के लिए रख रहे हैं, हम इससे डब्बे बनाएंगे, सब कुछ हो गया, तो फिर उसको हम रिकॉर्ड किस पर करेंगे, एट इट्स कॉस्ट। बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो ये आपने बचपन में पढ़ भी रखा है, लेकिन फिर भी ये बातें ज़रूरी होती हैं। तो हम अपने फिक्स्ड एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, एट इट्स कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या, बच्चा कहता है कॉस्ट का मतलब क्या। तो कॉस्ट का मतलब लिखते हैं भाई क्या। कॉस्ट का मतलब है, अब इसी के नीचे एरो डाल डाल के लिख लेना, परचेज प्राइस, आपने जितने का खरीदा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सी हो गई,
मतलब जो भी उस चीज़ को खरीदने के समय मान लो आपने कोई टैक्स पे कर दिया या किसी भी और तरह का, मतलब आपने ब्रैकेट में लिख लो 2-4 एग्जांपल्स, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे भाई, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे कर दिए, है ना, या अपना साइट प्रिपरेशन चार्जेस पे कर दिए, इरेक्शन चार्जेस पे कर दिए, याद है ये सब? मशीन खरीदते थे, मेनली अब प्लांट खरीदते हैं जब बड़ा सा कोई, तब ये सब खर्चे होते हैं, है ना। कोई प्रोफेशनल फ़ी पे कर दी, क्योंकि कई बार आप इतनी भयंकर मशीन खरीदते हो जिसको फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के बाद चलाने के लिए आपको दूर से एक इंजीनियर बुलाना पड़ता है, आपको तो आती नहीं मशीन कैसे ऑन होगी, कैसे चलेगी। तो मतलब पॉइंट ये है कि जो भी एसेट आप खरीद रहे हो, उस एसेट से रिलेटेड अगर कुछ भी खर्चा हो रहा है एटसेट्रा, तो वो सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसके साथ वो जुड़ जाएगी। और इसके अलावा और क्या जुड़ जाएगा, और लिख लेते हैं रीस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज ब्रैकेट में रिलेटेड, रीस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज रिलेटेड। अब रीस्टोरेशन क्या होता है? रीस्टोर करना, मतलब कई बार इस तरह की कहानी होती है कि जैसे मान लो हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, या कोई हमसे ये कह रहा है कि भाई मैं आपको तभी ये वापस करूँगा अगर आप मेरे पुराने पैसे दोगे। तो आप वो पैसे अगर पे करते हो, अपना एसेट वापस रीस्टोर करते हो, या सिमिलर लाइबिलिटीज़, मान लो आपने किसी ने पहले आपको कहा कि पहले हमारा वो पुराना लोन 1 लाख रुपए का दो, तब मैं ये मशीन आपको ले जाने दूंगा, तब आपको पैसे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा है अदर सिमिलर लाइबिलिटीज़, मतलब एसेट को एक्वायर करने के लिए अगर आपको कुछ भी पे करना पड़ रहा है, कोई भी खर्चा या कोई भी लाइबिलिटी उठानी पड़ रही है, वो सब उसकी ही कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये बेसिकली कॉस्ट हो गई उसकी। लेकिन आखिरी एरो में हम एक्सेप्शन लिखेंगे कि कॉस्ट में क्या नहीं लेना, एक्सक्लूड्स। इस पे बादल बना लेते कि कॉस्ट में किन चीज़ों को नहीं लेना है। तो पहला डैश डाल के लिख लो, रिफंडेबल टैक्स और ड्यूटीज़। अब कोई टैक्स या कोई ड्यूटी आपने पे करी, लेकिन वो बाद में आपको वापस मिल जाएगी सरकार से, है ना, तो फिर वो खर्चे में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मान लो हमने पे करा और बाद में गवर्नमेंट से हमें वो वापस भी मिल जाएगा, तो फिर वो खर्चा नहीं लेना चाहिए, है ना, लॉजिकल है पॉइंट। दूसरा, और क्या नहीं लेना चाहिए, इनॉग्रेशन कॉस्ट। अब आप अपने किसी नए आप प्लांट खरीद के आए और आपने सोचा चलो इसका इनॉग्रेशन अमिताभ बच्चन से करवाएंगे हम, कि भाई तुम अमिताभ बच्चन को बोल दिया कि चलो रिबन काटो, अब वो 1 करोड़ रुपए लेके चला गया, तो ये मशीन की कॉस्ट थोड़ी ना होएगी, तो ये नहीं लेनी, इनॉग्रेशन कॉस्ट ये नहीं लेनी, है ना। इसी तरह और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो बातें आप समझ रहे होंगे ना। हमने मशीन खरीदी या कोई नई चीज़ खरीदी और अब हम एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तो ये तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं लेनी, वो भी लिख लो चाहे अगला पॉइंट, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। ये सब तो नॉर्मल खर्चे हैं डे टू डे बिजनेस के। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एटसेट्रा, इन चीज़ों को हम मशीन की कॉस्ट में नहीं लेंगे, एसेट की कॉस्ट में नहीं लेंगे। तो सिंपल लॉजिकल पॉइंट है वो, जो आपने वैसे पहले भी पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों को हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट है वाला। अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 4 के बाद है पॉइंट नंबर 5।
पॉइंट नंबर 5 में है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अब आपकी कोई मशीन है, उसका स्पेयर पार्ट है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बताओ स्पेयर पार्ट, स्टोर एंड स्पेयर्स आपको बताया था AS2 में इन्वेंट्री होती है ना, तो यही बात इसमें लिखी है स्पेयर पार्ट के बारे में। पहला बाइफर्केशन है इफ़ इट मीट्स द रिकॉग्निशन, इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ PPE। अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है PPE का तो डैश डाल के नीचे लिख लेते हैं, फिर तो ये AS10 में ही एज PPE कंसिडर कर लेंगे। तो अगर मान लो आपको कोई स्पेयर पार्ट इस प्रकार का है कि जो PPE के सारी कंडीशनें फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर तो PPE ही मान लेंगे उसको। और इफ़ इट डज नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ PPE, और अगर वो PPE का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको AS2 में डील करेंगे। कैसे? एज इन्वेंट्री। तो ये है बस सिंपल। तो स्पेयर पार्ट के बारे में सिंपल कहानी है कि अगर वो PPE के कंडीशनों को फुलफ़िल कर ले तो PPE मान लो AS10 में, अगर वो PPE की कंडीशनों को फुलफ़िल नहीं कर रहा तो फिर AS2 मान लो इन्वेंट्री की तरह। तो ये बेसिकली हो गया आपका स्पेयर पार्ट। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, या ऑब्लिक करके इंस्पेक्शन, इसको इंस्पेक्शन भी बोल देते हैं। इंस्पेक्शन वर्ड सुन के आपको लगेगा कि इंस्पेक्शन मतलब तो भाई जांच पड़ताल, लेकिन इंस्पेक्शन करने का मतलब एक तरह से रिप्लेसमेंट भी होता है। तो आप एक ही चीज़ समझना, तो इंस्पेक्शन का मतलब रिप्लेसमेंट भी होता है, या रिप्लेसमेंट का मतलब इंस्पेक्शन ही होता है, वो ये कहना चाह रहा है। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने बड़े बड़े जो मतलब मशीनें हैं उनको हर 6 महीने में क्या करती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं। तो वो पर्पज़ ये होता है इंस्पेक्ट करने का कि उन्हें पता है कि 6 महीने हो गए ना, अब इसका एक कुछ पोर्शन हटेगा और इसमें कुछ एक नया पोर्शन आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, तो इसमें लिख लेना। पहले अंग्रेज़ी फिर समझाता हूँ। व्हेन मेजर इंस्पेक्शन, या ब्रैकेट में लिख लो रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड कॉमा इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड in carrying amount of the item of PPE as replacement, ब्रैकेट में लिख लो if recognition criteria is satisfied, if recognition criteria is satisfied, full stop, और सेकेंड एरो में any remaining carrying amount, any
remaining carrying amount of cost of previous inspection is de-recognized, तो de-recognize को अंडरलाइन कर लेना, प्रीवियस इंस्पेक्शन को अंडरलाइन कर लेना, और ऊपर वाली लाइन में रिकॉग्नाइज्ड वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। तो इंग्लिश यही लिखनी है एग्ज़ाम में, लेकिन ये क्या कह रहा है वो मैं आपको एक बार सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो इंस्पेक्शन जब हम करते हैं, मेजर इंस्पेक्शन, तो हम उसको रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो देखो जैसे ऐसे ही समझा देता हूँ, पूरी अंग्रेज़ी वर्ड बाय वर्ड। तो मान लो ये हमारा एक पीपीई है, इसमें ये एक पोर्शन है, इस पूरे पीपीई की लेट से किताब में फ़िलहाल वैल्यू चल रही है 10 लाख रुपए, तो इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो हम बुक्स में कैरी कर रहे हैं वैल्यू, बुक वैल्यू एक प्रकार से। अब हमने इंस्पेक्शन करा, अब हमें लगा कि यार अब एक इसमें नई चीज़ आनी चाहिए। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है एक तरह से इंस्पेक्शन इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट एज सच, कि अब इसमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो इस इंस्पेक्शन में मान लो खर्चा आ गया, इंस्पेक्शन का खर्चा मतलब रिप्लेसमेंट का खर्चा, दोनों ही की बात है, लेट से 50,000। तो अब हमें पता है कि भाई ये अब रिप्लेस होगा, यहाँ आएगा। तो अब पहला सेंटेंस पढ़ो जो इंग्लिश में लिखा है, व्हेन मेजर इंस्पेक्शन या रिप्लेसमेंट इज परफॉर्म्ड इट्स कॉस्ट। इट्स कॉस्ट का मतलब है हमारे एग्जाम्पल में कितने रुपए, 50,000 रुपये, इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई। यानी कि अब इस पीपीई की वैल्यू में हम इस 50,000 की कॉस्ट को भी क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मतलब ये मान लेंगे पीपीई में 50,000 और कैपिटलाइज हो गए, जुड़ गए, इफ़ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। पहले इतना क्लियर हो गया। और सेकंड पॉइंट में लिखा है एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन। अब प्रीवियस इंस्पेक्शन का कहने का मतलब है, मान लो ये वाला पोर्शन जो ख़राब हो गया, एक तरह से ऐसा समझ लो कि भाई आप रिप्लेस करते हो, तो रिप्लेस करने का मतलब है एक नया डाल रहे हो पुर्जा, तो पुराना निकाल भी रहे हो। और मान लो पुराने पुर्जे की कॉस्ट थी 20,000, ये चला गया पुर्जा, इसको आपने नाले में फेंक दिया, तो अब इसको क्या करोगे, 20,000 को इस लिखा है इज डी रिकॉग्नाइज्ड। तो डी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है कि इसको अब हम हटा देंगे भैया कि ये तो बेकार है, गया। तो टेक्निकली मेरी पीपीई अब बैलेंस शीट में कितने रुपए की नज़र आ जाएगी, 10,30,000। तो 50,000 को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये हो गई पहली अंग्रेज़ी। और पुराना जो इंस्पेक्शन करा था, पुराने इंस्पेक्शन का मन में मतलब सोच लेना कि पुराना टुकड़ा, पुराना पार्ट, उसकी बची हुई कॉस्ट को या जो भी कॉस्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, एक तरह से ये कह रहा है। ठीक है ना, तो ये मतलब है। तो समझ आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ इंस्पेक्शन या रिप्लेसमेंट पार्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ subsequent cost। ट्रीटमेंट ऑफ subsequent cost ब्रैकेट में डे टू डे सर्विंग। तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो। अब मान लो आप कोई मशीन खरीद के लाए, अब उसके खरीदने के बाद कुछ खर्चे हो रहे हैं, सब्सिक्वेंट बाद में कुछ खर्चे हो रहे हैं, है ना, कि आपने उसका ऑयल बदलवाया, ये हुआ वो हुआ, डे टू डे कामकाजी खर्चे हो रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, पीएनएल में लेंगे। उसको तो कॉस्ट नहीं मान लोगे, बस यही लिखना है। तो ये तो सिंपल पॉइंट है कि भाई ऐसे डैश डाल के लिख लो, नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई, बाकी ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंस इन पीएनएल। वो तो हमारा एक
नॉर्मल खर्चा है। तो ये तो एक बेसिक बात है जो मतलब आपको पता ही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में लिखते हैं पॉइंट नंबर 8 का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। तो अगर आप पीपीई को रीवैल्यू करते हो तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज, और इसको ब्लॉक बना दो। तो आपने अगर अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई तो क्या होगा प्रभाव? तो भाई आपने अपना एसेट साइड पर पीपीई की वैल्यू तो बढ़ा दी, एसेट साइड बढ़ गई। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल, है ना। तो बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, हम शेयर होल्डर्स फंड भी बढ़ा देंगे। और शेयर होल्डर फंड का मतलब है कि सेम अमाउंट से हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से डालकर सेम अमाउंट बढ़ा देंगे। गुब्बारा, गुब्बारा है वैसे ये, लेकिन अब गुब्बारा है तो है, लेकिन अकाउंटिंग तो मैच करनी पड़ेगी ना। तो इधर एसेट बढ़ गया तो इधर लायबिलिटी में हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ा दिया। तो ये तो हो गया इंक्रीज। दूसरा डिक्रीज। अगर मान लो आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो और आपने वैल्यू कर दी है डिक्रीज, तो फिर क्या होगा? पीपी कम हो जाएगी, एसेट की वैल्यू कम करेंगे। अब यहाँ कैपिटल कम नहीं करनी, मतलब अभी पहला प्रभाव होता है कि हम क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे, है ना। तो चार्ज इन पीएनएल अकाउंट। इनडायरेक्टली कैपिटल ही कम हो रही है, क्योंकि पीएनएल में चार्ज कर दोगे तो मतलब एक तरह से आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम होने का मतलब है कि एक तरह से आपने क्या कर दिया, कैपिटल से कम कर दिया, है ना। तो ये हो गई बात। उसके बाद अब नंबर 3 में लिखना है ऊपर वाले 1 के बाद एरो लगाने के सब्सीक्वेंटली डिक्रीज। सब्सीक्वेंटली डिक्रीज। तो सब्सीक्वेंटली डिक्रीज का मतलब समझ गए आप? नहीं, सब्सीक्वेंटली डिक्रीज का मतलब है, पहले लिखो फिर बताता हूँ। सब्सीक्वेंटली डिक्रीज का मतलब है कि अगर मान लो आपने पहले पीपीई की वैल्यू बढ़ाई तो लायबिलिटी में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा लिया। अब उसी पीपीई की वैल्यू को कुछ वर्षों बाद या कभी भी आप कम कर रहे हो, तो जिसको पहले बढ़ाया अब उसको अगर कम कर रहे हो तो क्या होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो पीपीई की वैल्यू तो को कम कर रहे हो तो वो तो कम हो गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, पहले उसे ही कम करेंगे, अब सीधा पीएनएल में चार्ज नहीं करेंगे। तो फर्स्टली डिडक्ट या ब्रैकेट में एडजस्ट फ्रॉम प्रीवियस रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि पहले वो गुब्बारा फुलाया था, अब उसी में से पहले हवा निकालेंगे बाहर, है ना। लॉजिकल पॉइंट। तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में से ही फर्स्टली डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगर मान लो डिडक्शन और उससे भी एक्सीड कर गई फिर पीएनएल में चली जाएगी। तो लिख लेते हैं आगे, एंड देन
देयर आफ्टर चार्ज इन P&L अकाउंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा, अब चौथा और आखिरी पॉइंट, इसमें सेकंड से डॉटेड एरो निकालना है। सेकंड से डॉटेड एरो निकाल के नंबर 4 पर लाना है। सब्सीक्वेंटली इंक्रीज, सब्सीक्वेंटली इंक्रीज। तो इसमें भी बताओ अपनी बुद्धि से, सब्सीक्वेंटली इंक्रीज। मतलब पहले डिक्रीज करा था तो आपने कम करा, P&L में चार्ज कर लिया। अब उसी एसेट को सब्सीक्वेंटली इंक्रीज कर रहे हो, उसी PPE को अब आप बढ़ा रहे हो, तो PPE तो बढ़ गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? अब सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व बना दोगे, चार्ज तो कर चुके थे, अब तो हाँ क्रेडिट कर दोगे। हाँ, तो इसमें भी वही कहानी है कि फर्स्टली क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, और कितने एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट अर्लियर डेबिटेड। जितना आपने पहले चार्ज करा था उतने एक्सटेंट तक तो P&L में ही क्रेडिट करोगे। समझ आ रहा है ना पॉइंट क्या है? लेकिन अगर वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई फिर रिजर्व में गुब्बारा फुला देंगे। एंड देन देयर आफ्टर क्रिएट रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो हालांकि आपने सेम बात CA फाउंडेशन में भी पढ़ रखी है, डेप्रिसिएशन के अंदर भी ये सिखाया जाता है, उसमें भी ये सेम पॉइंट आता है। तो हम अपने एसेट की वैल्यू में अगर बढ़ोतरी घटोतरी करते हैं तो इस तरह से इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? तो पॉइंट नंबर 8। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ PPE, मेजरमेंट ऑफ PPE। तो इसमें 2 मॉडल्स होते हैं। तो पहले मॉडल का नाम है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल का मतलब है, ऐसे ही बना लो इसके आगे कि भाई इसमें हम कॉस्ट शो करते रहते हैं एसेट की, कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे, कॉस्ट हमेशा शो होगी। और साल दर साल साल दर साल साल दर साल साल दर साल जितना भी डेप्रिसिएशन लगता रहेगा वो एक्यूमुलेट करते रहेंगे अलग खाते में और उसको अलग दिखाते रहेंगे। तो इस तरह की सेम कहानियाँ आपने बचपन से खूब देखी है। तो इसको कॉस्ट मॉडल कहते हैं, है ना, कि एसेट कॉस्ट पे ही चलता रहेगा और डेप्रिसिएशन अलग होता रहेगा। तो ये होता है कॉस्ट मॉडल। और दूसरा मॉडल होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल बना लो, उसमें क्या होता है, रीवैल्यूड वैल्यू, मतलब जो भी हर साल वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद बुक वैल्यू चेंज होगी, फिर डेप्रिसिएशन चेंज होगी। तो जो भी रीवैल्यूड वैल्यू होती है उसमें हम सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन घटाकर नई वैल्यू दोबारा से निकाल लेते रहते हैं। मतलब हर साल वैल्यू चेंज होती रहती है, इसमें कॉस्ट नहीं नज़र आएगी। तो इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। समझ आया ना? तो इसमें आपका हर साल बुक वैल्यू मतलब चेंज होती रहती है।
1 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ, फिर चेंज हो गई, फिर रिकॉर्ड हुआ, फिर चेंज हो गई, ऐसे चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये भी थ्योरेटिकल सा पॉइंट है, छोटा सा, मेजरमेंट ऑफ पीपीई। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, ये भी एक अच्छा यूनिक और नया पॉइंट है, इसमें लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट ब्रैकेट में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। तो इसमें लिख लेना एक्सचेंज्ड एसेट is measured at fair value। फेयर वैल्यू को हाईलाइट कर लेना। एक्सचेंज्ड एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्शन डैश डाल के एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और डैश डाल के लिख लेना इन दिस केस value will be taken, in this case value will be taken और इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। इसको अंडरलाइन कर लेना बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल या एक एग्जांपल थोड़ा सा करवाता हूँ कि ये क्या है एक्सचेंज ऑफ एसेट। तो इसमें आप लिखना एग्जांपल 1, ड्राइंग बना लेना मेरे साथ बस एक ऐसी सिंपल। तो यहाँ आप एक ऐसी बना लो एसेट, इसका नाम दे दो मशीन 1, ठीक है जी। इसकी वैल्यू है बुक वैल्यू लिख लो। फ़िलहाल ये हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू आ रही है 10 लाख। अब ये हमने किसी आदमी को दे दी, ये मशीन हमने अपनी जिसकी बुक वैल्यू है 10 लाख किसी आदमी को दे दी। अब बदले में वो हमें दो चीज़ें दे रहा है। बदले में वो हमें दे रहा है 20 लाख रुपए कैश लेट से, और एक और दूसरी मशीन दे रहा है M2 जिसकी मान लेते हैं वैल्यू है 25 लाख रुपए। ठीक है। तो अब देखो इसमें ऐसे लिख लो वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज इक्वल टू, बाकी इसमें लिख लेना एग्जाम्पल 1 में कमर्शियल साइड में लिख लेना सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस इज देयर। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कमर्शियल सब्सटेंस इज देयर। अच्छा, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है?
कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ एक्सचेंज करते हैं एसेट्स का, एसेट्स के बदले एसेट्स किसी से एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें हमारी कोई ना कोई कुछ प्रोडक्टिविटी या हमारी कुछ ना कुछ बेटरमेंट होती है, यानी हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि व्हेन कमर्शियल सब्सटेंस इज देयर। अच्छा, कभी कभी हम एसेट एक्सचेंज भी कर लेते हैं पर उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। मैं जैसे पहले काम कर रहा था, जितना पहले काम कर रहा था उतना ही अभी भी कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो हालांकि क्वेश्चन में गिवन होता है, अभी हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे तो आप समझ जाओगे। तो इसमें वो हमें बस ये लिखना होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो जो हमें रिसीव हुई वो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तरह से मतलब जो हमें एसेट मिला, हमें कौन सा एसेट मिला, M2, तो वो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बताओ। अगर बुक्स में आप बुक्स बना रहे हो, आपने अपना एक 10 लाख का एसेट दे दिया, एक्सचेंज करा कैश और बदले में M2, तो अब आप M1 तो चली गई आपको छोड़ के, बुक से बाहर हो गई। M2 जो नया एसेट आपको रिसीव हुआ, इसकी क्या वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे, ये है क्वेश्चन। और रीज़न ऊपर लिखा है, दे रखा है 25 लाख। हाँ, तो आंसर जो है वो 25 लाख ही है। आंसर 25 लाख ही है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमको जो M2 मिल रही है उसकी वैसे जो फेयर वैल्यू निकाल भी रखी है, जो बता भी रखी है, वो 25 लाख ही बता रखी है ना। लेकिन इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप नज़रिया समझना। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ एसेट, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी का मतलब ये होता है कि कभी कभी जो हमें कैश मिला वो तो मॉनेटरी टर्म में है ही है, लेकिन जो हमें मान लो मशीन मिली उसकी वैल्यू मान लो एकदम नहीं पता, उसने तो दे दी उठा के लेट से, तो फिर हम फेयर वैल्यू निकालते हैं कि भाई एक्चुअल में है कितने, पता लगा लेते हैं बाजार से, उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो हमें जो मशीन मिली वो कितनी है, 25 लाख। क्वेश्चन में वैसे गिवन है तो आंसर तो 25 लाख ही है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप बस सुन लेना, मतलब लिख भी लेना बाद में। हम ये कहते हैं कि हमें जो टोटल रिसीव हुआ वो कितना रिसीव हुआ, टोटल 45 लाख है ना। हम ऐसे कहते हैं कि हमें टोटल कितना रिसीव हुआ, 45 लाख। अब जिसमें से जो हमें मॉनेटरी मिला वो तो क्लियर है, वो तो छुपा नहीं सकते हम, तो वो माइनस कर दो कि हमें मॉनेटरी कितना मिला, कैश कितना मिला, 20 लाख। तो हम कह देते हैं कि इसका मतलब जो बच गई वैल्यू वो उस एसेट की वैल्यू हो 25 लाख। वो ये कहना चाहते हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन ऐसे हो रही है, वो तो अलग की बात है, हमें सीधा दिख रही है कि M2 25 लाख है, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या है लैंग्वेज का, कि आपको अगर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कुछ चीज़ें मिली हैं तो आप टोटल वैल्यू देखो क्या मिली, तो टोटल वैल्यू मिली 45 लाख, उसमें से कैश पोर्शन माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 लाख, है ना। तो दिखाते ऐसे, मतलब लिखना ऐसे, तो आप लिख ऐसे लो यूं करके, है ना। तो मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए। तो 45 लाख को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू और 20 लाख को हम बोल सकते हैं कैश रिसीव्ड। तो 45 लाख मतलब टोटल फेयर वैल्यू और 20 लाख कैश रिसीव्ड। तो वैसे हमें पता है 25 लाख लिखने, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं, लिख लेते हैं इसका एक। एग्जाम्पल 2 में मेंशन कर लेते हैं नो कमर्शियल सब्सटेंस। अब कुछ एक्सचेंज होगा जिसमें, लेकिन पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है नो कमर्शियल सब्सटेंस। नो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कि हम एक्सचेंज तो कर रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो हम पहले थे वही अभी भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो इसमें एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है, और इसकी बुक वैल्यू है लेट से 13 लाख रुपए। अब इस गाड़ी की जो फेयर वैल्यू है वैसे वो भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, लेट से है 13,25,000 रुपये।
अब ये हमने किसी आदमी को दे दी कि भाई ये गाड़ी तुम ले लो। उसने हमें बदले में 15,000 रुपये तो दे दिए कैश, और बदले में हमें वो दूसरी गाड़ी दे रहा है एक। और ये जो उसने हमें दूसरी गाड़ी दी, इस दूसरी गाड़ी की फेयर वैल्यू है लेट से 13,15,000 या 13,10,000 कर लो, सॉरी 13,10,000। तो अब क्वेश्चन ये आया कि हम क्या वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू ऑफ कार रिसीव्ड। हम अपनी बुक्स में जो गाड़ी हमें मिली है उसकी क्या वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, और इस बार मेंशन है कि नो कमर्शियल सब्सटेंस। अब देखो फ़र्क देखना, अगर कमर्शियल सब्सटेंस होता तो आपको आंसर सीधा पता है, ये गाड़ी की वैल्यू हम क्या ले लेते, 13,10,000 है ना। लेकिन इस बार कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस ना होने का मतलब मेरी एक गाड़ी गई दूसरी आई और कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे पे, मैं पहले की तरह उतना ही काम कर रहा हूँ, वही प्रोडक्शन कैपेसिटी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या होगा, तो देखो अब हमने क्या लिखा था, ऊपर दिखाता हूँ एक्सेप्शन में। तब हमारा आंसर होता है इन दिस केस वैल्यू विल बी टेकन बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। मेरा जो एसेट मुझे छोड़ के गया बुक से, जितना वो बाहर गया, तो नया एसेट उसी को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो वैल्यू वाइज भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा जितना एसेट मुझे छोड़ के गया, मैं एग्जैक्टली नए एसेट की भी वैल्यू उतनी ही मानूंगा, क्योंकि मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए एग्जाम्पल 2 में अब मैं, आप बताओ वैल्यू ऑफ कार रिसीव्ड क्या लूँगा, 13 लाख, बिल्कुल सही। तो वैल्यू ऑफ कार रिसीव्ड में क्या मानूंगा, 13 लाख। अब कैश कितना मिला आपको, 15,000, तो वो तो मॉनेटरी टर्म में है ही है, तो कैश अलग दिखा दूंगा। जो 15,000 मिला वो मेरे कैश को बढ़ा देगा, और नई कार जो रिसीव होगी उसकी वैल्यू सिर्फ बुक्स में कितनी जाएगी, 1285। तो मतलब अगर मैं समझाने के लिए आपको दिखाऊं कि मेरे पास एक गाड़ी थी और मान लो मेरे पास कैश था 0, मेरे पास गाड़ी की बुक वैल्यू थी 13 लाख लेट से, ठीक है। अब मैंने उसको अपनी गाड़ी दे दी, वो अलग बात है, उसकी फेयर वैल्यू जो मर्जी हो, और उससे एक नई गाड़ी ले ली और उसने मुझे कैश भी दे दिया। तो अब देखो, आप लॉजिकली समझना, जब मेरी बैलेंस शीट जो पहले थी उसमें गाड़ी 13 लाख थी, कैश 0 था, तो एक तरह से टोटलिटी 13 लाख थी एसेट्स की, ये भी कह सकता हूँ। अब जैसे ही मेरी पुरानी गाड़ी गई तो मेरी बैलेंस शीट से 13 लाख गए। तो अब जब नो कमर्शियल सब्सटेंस है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा मुझ पर, तो मेरी बैलेंस शीट 13 लाख ही रहनी चाहिए। तो उसने मुझे कैश तो कितना दिया, 15,000। तो अब जो नई गाड़ी मेरे पास आई, मैं उसकी क्या वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा, 1285, क्योंकि कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ना, तो मेरी बैलेंस शीट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बैलेंस शीट अभी भी देखो वही रहेगी, 13 लाख। तो इस केस में जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता तो हम वैल्यू ऑफ एसेट क्या मानते हैं, जो भी हमने बुक वैल्यू दी अपने एसेट की वो मानते हैं। बाकी 15,000 क्योंकि कैश मिल गया तो वो हटा देंगे। तो फाइनल आंसर जो बनेगा इसमें वो बनेगा मेरा 12,85,000। तो क्लियर हुआ ना पॉइंट पहले। चलो, तो फिलहाल पहले इसके नीचे लाइन लगा लेते हैं। तो हम अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके कुछ यहाँ तक के क्वेश्चंस आप एक बार आपके साथ देखता हूँ, तो बट आप इसको क्लोज कर दो पहले। चलो, तो जैसे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 एक बार देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है एंटिटी ए सुपरमार्ट चेन is renovating one of its major stores. The store will have more available space for in-store promotion outlets after the renovation.
and will include a restaurant. Management is preparing the budgets for the year after store reopens, which include cost of remodeling and the expectation of a 15% increase in sales resulting from this store renovation, which will attract new customer. तो एक स्टोरी बन गई. तो वो ये पूछ रहा है स्टेट वेदर द रीमॉडलिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, मतलब क्या ये अब एसेट मान लिया जाए या नहीं. तो पहले आप बताओ, किसी भी कॉस्ट को, किसी भी खर्चे को कब कैपिटलाइज करते हैं, ये क्या होता है क्राइटेरिया. वैसे हमने ये बचपन में पढ़ रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या सिखाते हैं कि अगर आपकी कभी भी अर्निंग या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए किसी भी खर्चे से, तो उस खर्चे को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, है ना. उस खर्चे को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं. अगर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, वो वही है. मान लो हमने यहाँ रिपेयर करवा लिया, पुताई करवा ली, वाइट वॉश, तो फिर कुछ नहीं, फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना. तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसीलिए लिखा है कि द एक्सपेंडिचर एंड रीमॉडलिंग विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. 15% सेल बढ़ गई ना, या बढ़ जाएगी वो सोच रहे हैं. तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग शुड बी कैपिटलाइज. तो क्लियर हो गया पॉइंट. तो ये मतलब छोटा सा ही एग्जाम्पल था, तो इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन में. तो ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए था कि आप क्या कैपिटलाइज करो, क्या ना करो. अच्छा, इसी तरह एक और देखते हैं. छोटे छोटे 2 इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 में लिखा है व्हाट हैपन्स, क्या होगा, इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट, या मतलब कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन वॉज या वॉज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजेक्शन इन विच द आइटम वॉज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड. मतलब हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ना कि हमारा एक पीपीई था, मान लो 10 लाख का. अब आप उसमें कुछ नया इंस्पेक्शन कर रहे हो 50,000 का. तो वो ये पूछ रहा है कि ऐसे में जो पुराना वाला प्रीवियस पार्ट है, ये जो हमारे एग्जाम्पल में कितने का था, 20,000 का. तो वो ये पूछ रहा है इसका क्या होगा, डी रिकॉग्नाइज. तो इसमें एक ही कीवर्ड है, डी रिकॉग्नाइज्ड. तो यही उन्होंने भी बता रखा है कि हम क्या करेंगे, उस कैरिंग अमाउंट को, मतलब 20,000 रुपये को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट वॉज आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजेक्शन. ये मतलब चाहे वो पहले कॉस्ट, मतलब पहले वो ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई हुआ था या नहीं हुआ था, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रीवियस पार्ट को अगर हटा रहे हैं तो वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा. ये मतलब है. ऐसे ही आप देखो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन 3. व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस्ड पार्ट. अच्छा, कह रहे हैं मान लो ये पता ही ना हो कि रिप्लेस्ड पार्ट की कॉस्ट क्या है. ये आप लाल डब्बा या लाल पार्ट जो है, पहले तो मैंने बता दिया था 20,000 का है, लेकिन मान लो आपको ये पता ही ना चल सके, बहुत इम्प्रैक्टिकल है इसकी वैल्यू का पता लगाना, तो क्या होगा. तो देखो पढ़ो सॉल्यूशन. ये भी एक बेसिक थियोरेटिकल पॉइंट है कि इट मे यूज़ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट of future similar inspection as an indication of what the cost of replaced part या component was when the item was acquired or constructed. तो इसका मतलब है, इसमें जो बस कीवर्ड है वो है cost of replacement. यानी कि अगर आपको इस लाल पार्ट की वैल्यू नहीं पता कि ये कितने का है, तो आपको अब अलग अलग वैल्यूएशन मॉडल बताए थे. तो उसमें एक बताया था करंट कॉस्ट. करंट कॉस्ट का मतलब होता है कि आप बाज़ार में जाओगे और ये पूछोगे कि ये सिमिलर आइटम कितने का, कि अगर मुझे इसको बदलना है तो ये सेम आइटम कितने का दोगे. तो इसका मतलब फिर हम उस केस में उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लेंगे,
फिर हम उस केस में क्या ले लेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अगर हमें उसकी कैरिंग अमाउंट नहीं पता तो फिर हम क्या ले लेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस थे, मतलब वन लाइनर्स जो वैसे हमसे बस बहुत ही छोटे क्वेश्चन के प्रकार में पूछ सकता है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इसमें लिखा है एंटिटी ए हैज़ एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी। हमारे पास एक फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। अब वो इसको पूरा तोड़ ताड़ कर नया बनाना चाहते हैं। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ टू अनदर टेम्परेरी साइट्स। अब कंपनी इस पीरियड के दौरान अपने सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को दूसरी साइट पर ले जाएगी। द फॉलोइंग आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। तो ये जो इलस्ट्रेशन बनाया है ये आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के छोटे से ट्रीटमेंट के बारे में समझाने के लिए बताया। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में देखो क्या क्या बता रहा है, क्या इन करोगी। सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख आपकी सेटअप कॉस्ट लगेगी। रेंट ऑफ 15 लाख, 15 लाख का रेंट लगेगा। रिमूवल कॉस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीन फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू टेम्परेरी लोकेशन। कैन दीज कॉस्ट बी कैपिटलाइज्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इन खर्चों को नई बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है AS10 जो हमें बताता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर कैसी भी हों उन्हें हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब ही क्या है, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इसे बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करा जाएगा। तो इन्होंने एक बार दे रखा है सॉल्यूशन, आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द एसेट हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एसेट ना बनाओ, मत बनाओ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो क्या ये खर्चे होंगे, नहीं होंगे। तो इसको कह रहा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दीज कॉस्ट, देखो आगे क्या लिखा है, आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। आपको कॉस्ट में याद है लिखवाया था कि कौन से कॉस्ट लेने हैं, सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। कि आप कोई मशीन खरीद रहे हो, उसको इंस्टॉल करा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ करा रहे हो। अब ये जो रेंट दे रहे हो 15 लाख का, तो अब रेंट दोगे 15 लाख का तो उसमें तो बहुत से लोग रहेंगे, बहुत सा और काम होगा। तो उस रेंट को आप कैसे डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो कि ये तो बिल्डिंग के लिए रेंट है, मुश्किल काम। तो बस ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम कभी भी इस तरह की कॉस्ट को अपने एसेट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो यही इन्होंने दे रखा है। तो जैसे लास्ट ये दिखा देता हूँ, द कॉस्ट to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating या reorganizing of the operation of the company and do not meet the requirement of AS10 therefore cannot be capitalized। तो इसीलिए कंपनी इनको कैपिटलाइज नहीं करेगी, ये AS10 के रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है ना। तो ये समझाना चाह रहा है। अच्छा, ऐसे ही आप ये देख लो एक इलस्ट्रेशन 5, ये भी बढ़िया है। इसमें देखो लिखा है, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद ए सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट इन 3 months टाइम। ठीक है, तो हमने किसी को कहा कि भाई हमें मशीन खरीदनी है और 3 महीने में हमारी साइट पर आप इंस्टॉल कर देना। Special foundations were required for the machine which were to be prepared within its supply lead time. The cost of site preparation and laying foundations were 1,40,000। अब ये साइट प्रिपरेशन का खर्चा है, तो वैसे ही बताते चलो, ये हम मशीन में जोड़ें, जुड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है। साइट प्रिपरेशन चार्जेस शायद लिखवाया भी था आपको उस एग्जाम्पल में, चेक करो, साइट प्रिपरेशन लिखा था वो,
लिखा है ना साइट प्रिपरेशन, क्योंकि ये इसी मशीन के लिए एट्रीब्यूट किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ वर सुपरवाइज्ड बाय अ टेक्नीशियन ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस फॉर 45,000 रुपये पर मंथ। आपने एक प्रोफेशनल को हायर करा 45,000 रुपये की 3 महीने की तनख्वाह पर, तो क्या ये मशीन की कॉस्ट में मतलब जोड़ा जाए? चेक करो नोट्स में, प्रोफेशनल फ़ी याद है, एग्जाम्पल भी दिया था कि कई बार आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, तो ये भी मशीन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। दिस मशीन वॉज परचेज्ड एट 1,58,00,000 परचेज प्राइस, ये तो है ही है, एंड 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इनकर्ड टू ब्रिंग द मशीन टू फैक्ट्री साइट। अब ये भी मशीन को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए लगाना पड़ रहा है। एन आर्किटेक्ट वॉज अपॉइंटेड एट अ फी ऑफ 30,000 रुपये टू सुपरवाइज द मशीन इंस्टॉलेशन, वही फिर से प्रोफेशनल फ़ी। तो यू आर असर्टेन रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच मशीन शुड बी कैपिटलाइज। तो एक बार जोड़ना कैलसीबर 1,40,000 प्लस 135 प्लस 1,58,00,000 प्लस 50,000 और प्लस 30,000, 1,61,55,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1,61,55,000। ठीक है, तो समझ आया ये वाला भी। चलो एक और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6। एंटिटी ए विच ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपर मार्केट्स हैज़ एक्वायर्ड ए न्यू स्टोर लोकेशन। The new location requires significant renovation expenditure. The management expects that renovation will last for 3 months, during which the supermarket will be closed. ठीक है, management has prepared the budget for this period, including the expenditure relating to construction and remodeling cost, salaries to staff who will be preparing the store before its opening, and related utility costs. ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट जो है वो सुपरमार्केट की चेन चलाता है कुछ, और ये कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं। उस रिनोवेशन के लिए इन्होंने बजट बनाया है मैनेजमेंट ने, जिसमें रीमॉडलिंग का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, ये सब का बजट उन्होंने तैयार कर लिया है। और रिनोवेशन जो है वो 3 महीने तक लास्ट करेगा, जब तक सुपरमार्केट बंद रहेगा। अब वो पूछ रहे कि इन खर्चों का आप क्या करोगे, तो बताओ। मतलब इन खर्चों से बस ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे, क्या इन्हें कैपिटलाइज करोगे या इनको आप एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे। तो मैं देखो फिर से आपको समझाता हूँ। कैपिटलाइज हम तब करते हैं जब हमारी अर्निंग कैपेसिटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, और जो रेगुलर खर्चे होते हैं या रेगुलर नेचर के जो होते हैं उनको हम एक्सपेंस करते हैं, है ना। तो अब देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट, मुद्दा कह रहा है द मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग। जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा ऑब्वियसली वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो वो तो एक कैपिटलाइज होने वाली चीज़ है। बिकॉज लिखा है दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। क्योंकि कंस्ट्रक्शन करेंगे, रीमॉडलिंग करेंगे, तभी सुपरमार्केट में लोग आएंगे, काम होगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और आगे यही लिखा है कि सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन्ड without incurring the remodeling expenditure, and thus the expenditure should be considered as part of asset। तो यहाँ तक तो हो गया एक पोर्शन। लेकिन however cost of salaries, यूटिलिटीज़ मतलब छोटे मोटे सामान, कुछ भी आइटम्स, बल्ब खरीद लिया, किचन का सामान खरीद लिया, ये वो खरीद लिया, एंड स्टोरेज का खर्चा आर इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अब सैलरी देना, छोटा मोटा सामान खरीदना, ये सब तो कैसे खर्चे हैं?
ऑपरेटिंग डे टू डे खर्चे हैं, दैट वुड बी इनकर्ड इफ द सुपर मार्केट वॉज ओपन, और वो तो कब होंगे जब सुपर मार्केट ओपन होगा. देन दीज कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट एंड फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, एंड मेन चीज़ है शुड बी क्या, एक्सपेंस्ड. एक्सपेंस का मतलब इनको हम नॉर्मल P&L में डेबिट करेंगे. तो मतलब समझ आया इस क्वेश्चन का आंसर आपको. तो ये एक एग्जाम के लिए मतलब अच्छा क्वेश्चन था, आप इस पे चाहे बुक में स्टार लगा लेना. तो जो बनाने का खर्चा है वो एसेट होगा, लेकिन जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो एक्सपेंस होंगे, है ना. इसी तरह एक और ये भी देख लो आप, इसी से मिलता जुलता है. एन एम्यूजमेंट पार्क, एक एम्यूजमेंट पार्क है, हैज़ अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन. सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब है कि अभी उन्होंने ट्रायल निकाला है, एक एम्यूजमेंट पार्क खुला है. टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. नया नया पार्क है, लोगों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट लगा रखा है. एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज़ 80%. अभी 80% ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं. द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज़ 3 months लेटर. वैसे ये 3 महीने बाद खुलेगा, तो अभी ट्रायल के लिए फ़िलहाल इन्होंने कुछ लोगों के लिए एक ओपनिंग करी है ताकि देखें सब कुछ ठीक है या नहीं. मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज़ अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. तो अब देखो पूरी कहानी क्या है. मैनेजमेंट कह रही है कि भाई ये जो हम ट्रायल रन कर रहे हैं ना, मतलब अभी थोड़ा सा आज पब्लिक के लिए पहले से खोल रहे हैं, ये एक तरह से हमारे लिए ट्रायल रन है. और इसमें जो भी हमारे ऑपरेटिंग खर्चे हो रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी हो रही है, मैनेजमेंट कह रही है फिर तो इसको हम एसेट ही मानेंगे या इसको कैपिटलाइज करेंगे. तो इस पर सीए साहब से टिप्पणी करवाई गई, कमेंट. तो बताइए सीए साहब, नेट ऑपरेटिंग खर्चे हैं, मैनेजमेंट कह रही है कि भाई ये तो ट्रायल रन एक्सपेंस है. आपने शायद टैक्सेशन में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा. ट्रायल रन एक्सपेंसेस मतलब एक तरह से होता है कि जब हम कोई एक नई मशीन खरीदते हैं तो हम उस मशीन का एक बार ट्रायल रन भी करते हैं कि भाई एक बार ट्रायल रन करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं. तो आम तौर पे उन ट्रायल रन पर जो खर्चे होते हैं उनको मशीन के खर्चे में जोड़ लेते हैं, भाई ठीक है मशीन के लिए किया गया. तो मैनेजमेंट वही चीज़ कह रही है कि भाई हमने अम्यूज़मेंट पार्क जो खोला है और 80% अभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, मतलब अभी 80% लोग आ सकते हैं, सेल लगा रखी है 50% टिकट की. और जो भी इसमें मतलब हमारा ऑपरेशनल खर्चा होगा, है ना भाई, ऑपरेशनल खर्चे क्या होंगे अम्यूज़मेंट पार्क में, सोचो. इसीलिए सीए से सब कमेंट करवाते हैं क्योंकि आपकी कल को नौकरी कहीं भी लग सकती है, आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है. तो अम्यूज़मेंट पार्क में सोचो एक दिन में क्या ऑपरेशनल खर्चे होते होंगे भाई. खाने पीने के इतने आइटम्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना होगा, लोग होंगे, टिकट काउंटर होगा, टिकट वाले की सैलरी होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, बिजली होगी. तो मैनेजमेंट कह रही है कि ये जो भी नेट ऑपरेटिंग खर्चा है इसको हम कैपिटलाइज करेंगे. तो अब आपका क्या विचार है? तो सीए से पूछा है कि क्या करें कैपिटलाइज या नहीं करें. बताओ, तुक्का मारो. कर लेंगे तो गलत हो गया जी. ऑपरेटिंग खर्चे कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो कभी भी क्या नहीं हो सकते, कैपिटल. तभी तो सीए को पढ़ाया जा रहा है ये सब. कल को ये आपके साथ चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट तो कह देगा कि ये कर लो, सीए कहते हैं हाँ कर लो. नहीं, AS10 क्या कह रहा है सीए को, भाई ऑपरेटिंग खर्चे हैं. ये देखो यहाँ पर शब्द ही आपको बचाएगा या गलत करवाएगा. ऑपरेटिंग खर्चे कभी भी एसेट नहीं हो सकते. हमारा जैसे टिकट काउंटर है, उसमें आदमी बैठा है, आप उसको सैलरी दोगे. अब वो सैलरी तो भाई रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना. या आप झूले चलाओगे, उसमें बिजली यूज़ हो गई, तो ये तो एक ऑपरेटिंग खर्चा है, तो एक्सपेंस है. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो हम कभी भी नहीं कैपिटलाइज करेंगे, वो हम एसेट तो कभी भी नहीं कह सकते. वो तो हम क्या मानेंगे, P&L के खर्चे. यही लिखा है देखो, अब पढ़ लो अंग्रेजी. इवन दो इट इज़ रनिंग एट लेस देन फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी. अभी माना कि हमारा अम्यूज़मेंट पार्क 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, सारे झूले नहीं खोले.
देयर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट द अम्यूजमेंट पार्क इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब 80% कैपेसिटी पर अगर काम कर रहा है वो, तो इसका मतलब सही काम कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट को ये बोलोगे भाई 80% कैपेसिटी पर काम कर रहा है तो सही तो काम कर रहे हैं सब। अब ट्रायल रन क्या है ये, तुम तो बेवकूफ़ बना रहे हो, ट्रायल रन कुछ नहीं है ये। तो लिखा है देयरफॉर दीज कॉस्ट्स आर स्पेसिफिक टू द स्टार्टअप एंड देयरफॉर शुड बी एक्सपेंस्ड। इन खर्चों को हम एक्सपेंस ही मानेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो समझ आया ना ये वाला भी क्वेश्चन, ये भी मतलब एक एग्जाम के लिए आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो ये दो अच्छे क्वेश्चन से पूछ सकता है। बाकी इलस्ट्रेशन 8 और 9 आप देख लो, वो मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल में करवा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो अपने आँखों से, आपको अच्छा लगेगा। इलस्ट्रेशन 8 में लिखा है एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद द बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। हमने एक ज़मीन बुक वैल्यू जिसकी 10 लाख है उसको एक्सचेंज करा। फॉर बदले में क्या मिला, 20 लाख कैश एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 25 लाख की। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड। कह रहा है कि ये जो प्लांट और मशीन आपको मिली है, इस एसेट की आप क्या वैल्यू लोगे, और कह रहा है कंसिडर द ट्रांजैक्शन हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस। तो आपका जो पहला एग्जाम्पल मैंने करवाया था वो सेम था। तो अब हम इसमें क्या आंसर लेंगे, वैसे तो हमें पता है 25 लाख, लेकिन हम प्रेजेंट या दिखाते कैसे हैं कि 45 लाख जो हमें टोटल मिली फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसीव 25 लाख, है ना। और इसी तरह इलस्ट्रेशन 9, अब इस बार कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, देखो इस बार कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो इसमें भी देखो मैंने आपको जो सेम एग्जांपल करवाया था कि एंटिटी ए ने अपनी एक गाड़ी एक्सचेंज कार एक्स जिसकी बुक वैल्यू है 13 लाख वो दे दी। फेयर वैल्यू है उसकी 13,25,000। फॉर बदले में क्या मिला, 15,000 कैश और एक दूसरी गाड़ी मिली। दूसरी गाड़ी है कार वाई जिसकी फेयर वैल्यू है 13,10,000। अब इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो वो ये पूछ रहा है कि जो हमारा एसेट मिला उसकी कॉस्ट या उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे। तो आपको इसमें सिखाया था फॉर्मूला या तरीका कि जो एसेट हमने दिया हम उसी की बुक वैल्यू को मानेंगे और माइनस कैश रिसीव्ड। तो हमें बुक वैल्यू ऑफ जो कार एक्स है वो लेना है। बुक वैल्यू ऑफ कार एक्स कितनी थी, 13 लाख, और कैश मिला हमें कितना, 15,000। तो हम जो गाड़ी है उसे कितने रुपए शो करेंगे, 12,85,000। तो ये वो दोनों एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करवाए थे, ठीक है। तो समझ आए मतलब पहले यहाँ तक। चलो तो अभी हम खाली इतना ही करते हैं, बाकी के इलस्ट्रेशन अभी नहीं करेंगे, उसके और पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, फिर कर लेंगे, ठीक है। चलो तो बस आप रिवाइज करके रखना, बाकी फिर करते हैं।